हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ही वह प्रथम वैज्ञानिक था जिसने सभी तत्वों को सिस्टेमेटिक रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो यहाँ पर सबसे पहला ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है वो ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार था तत्वों का परमाणु भार। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्त नियम कहते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम यह है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित एक फिक्स अंतराल के बाद, क्योंकि सेम ग्रुप आ जाएगा, निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम है। हमने क्या लिखा है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जिसका परमाणु भार कम है उसको पहले रखा गया है और जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको बाद में रखा गया है। यदि हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बात करें
जो मेंडलीव ने दी थी, उस सारणी में तत्वों के कुल 8 वर्ग हैं। तो मूल आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग और 7 आवर्त हैं। जो 9वां वर्ग है उत्कृष्ट गैसों का, वो बाद में अपडेट करके जोड़ा गया। आधुनिक जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो अपडेटेड आवर्त सारणी है, उसको अपडेट किया है। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों का जो ग्रुप है वो बाद में जोड़ा गया। मूल आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं और 7 क्या है? आवर्त। इन 8 वर्गों में 7 वर्ग में उपवर्ग हैं, हर एक वर्ग में 2-2 उपवर्ग हैं, और 8वें जो वर्ग है उसमें 3 उपवर्ग हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ ले लेता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और दूसरा क्या है? आवर्त। तो पहले हम, बेटर ये रहेगा कि हम पहले इसमें आवर्त ले लें फिर वर्ग की बात करें, तो कोई बात नहीं। यहां हम ले लेते हैं आवर्त। आवर्त आधी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? 37 खंड। और इस तरफ हम ले लेते हैं वर्ग, खड़ी लाइन है। ऊर्ध्वाधर खंड। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। इसमें जो पहला आवर्त है, उसके बाद दूसरा और तीसरा आवर्त, इनको हम साथ में ले रहे हैं, फिर चौथा और 5वां आवर्त, इसके बाद छठा आवर्त अलग से, और 7वां आवर्त। जो पहला आवर्त है इसको हम बोलते हैं अति लघु आवर्त। ये एक छोटा आवर्त है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या केवल 2 ही है। तो कितने तत्व हैं? 2 तत्व। दूसरा और तीसरा आवर्त जो है इनको हम बोलते हैं लघु आवर्त। इनमें 8 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में भी 8 है, तीसरे आवर्त में भी 8 है। चौथे और 5वें आवर्त को हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। इन दोनों में 18 तत्व हैं। चौथे में भी 18 तत्व हैं और 5वें आवर्त में भी 18 तत्व हैं। छठा जो आवर्त है इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अपडेट की हुई मेंडलीव की आवर्त सारणी है। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल 32 एलिमेंट है, 32 तत्व। और जो 7वां आवर्त है इसको हम बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त क्योंकि यहाँ पर 4 तत्वों के लिए जगह खाली छोड़ी गई है, इसीलिए इसमें कितने तत्व हैं? 28 तत्व। वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग में 8 वर्ग हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ग की, तो फर्स्ट वर्ग में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे। तो फर्स्ट ए से सेवंथ ए, ये ए के कितना ग्रुप हो गए? 7। फिर ऐसे ही फर्स्ट बी से सेवंथ बी, ये भी कितना हो गए? 7। 8वां जो ग्रुप है इसके 3 उपवर्ग हैं। तो 7 का डबल 14 और 3 17। और जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसको हम नाम दे रहे 9वां वर्ग, अगर उसको हम शामिल कर लें तो एक ये हो जाएगा, तो टोटल वर्ग कितना हो जाएंगे? 18। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग थे, जिसमें
फर्स्ट लेके सेवंथ वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, ऐसे 7 तक दो दो उपवर्ग हैं तो 7 का डबल 14। 8वें वर्ग के 3 उपवर्ग हैं तो 14 और 3 17, और जो 9वां वर्ग है वो बाद में जोड़ा गया है जिसको हम शून्य पूर्व भी बोलते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है, जिसको हम वर्तमान में शून्य वर्ग भी बोलते हैं, उसको जोड़ने के बाद कुल वर्ग कितने हो जाएंगे 18। यानी यदि हम उपवर्गों को इंक्लूड करें तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। अब देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें मेंडलीव ने बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से अपना कार्य किया, आधार बनाया परमाणु भारों को। सवाल ये आता है कि ये आवर्त सारणी अपने लिए क्या उपयोगिता लेकर आती है या हमारे लिए क्या फायदेमंद है। तो यदि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता की बात करें तो नंबर 1 इसका यूज ये है कि तत्वों के परमाणु भारों के निर्धारण में ये उपयोगी साबित हुई। इस सारणी की सहायता से तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करना आसान हो गया। मेंडलीव के अनुसार तत्व का परमाणु भार होता है तुल्यांकी भार इंटू उसकी संयोजकता या तुल्यांकी भार इंटू वर्ग संख्या। मेंडलीव ने कई तत्वों के परमाणु भारों को सही किया, जैसे बेरिलियम। इसमें हम बात करते हैं, मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूं उपयोगिता। फिर मैं प्रयास करूंगा कि बोर्ड पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसको बना के एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। तो उपयोगिता में जो नंबर 1 अपने यूजफुल पार्ट है वो ये है तत्वों के परमाणु भार के निर्धारण में यह यूजफुल उपयोगी साबित हुई। और इसके अनुसार तत्व का जो परमाणु भार है उसको याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, आप उस तत्व की संयोजकता जो वैलेंसी है उसको गुणा कर दो उसके तुल्यांकी भार से। दूसरा, संयोजकता की जगह आप वर्ग संख्या भी ले सकते हैं। जो तत्व का वर्ग नंबर है उसको किससे गुणा कर दो, तुल्यांकी भार से। इसका यूज ये हुआ कई तत्वों के लिए परमाणु भारों को मेंडलीव ने सही किया। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, बेरिलियम 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 का परमाणु भार 3 से इसके तुल्यांकी भार को गुणा किया गया। तुल्यांकी भार 4.5 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 और 12, 4 3 12, 5 देखो 4 का 12 और ये 1.5 कितना हो गया 13.5। लेकिन मेंडलीव ने इसको सही किया और मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो बेरिलियम का परमाणु भार है वो इसकी वर्ग संख्या को गुणा कर दो 4.5 से, कितना आ गया 9। तो बेरिलियम का पहले परमाणु भार 13.5 माना गया जो गलत था। मेंडलीव ने इसको सही किया। मेंडलीव ने कहा कि इसके तुल्यांकी भार को इसकी वर्ग संख्या से गुणा कर दो, कितना प्राप्त हो जाएगा 9। अब सेकंड इसका जो यूज है, इस आवर्त सारणी का जो सेकंड यूज है वो ये है कि दो कर्मागत तत्वों के
परमाणु भारों में अंतर 2 या 3 का था। जैसे मान लो 12 नंबर 13 नंबर या 16 नंबर 17 नंबर, तो जो दो कंटिन्यू एलिमेंट है उनके परमाणु भारों में अंतर 2 या 3 इकाई का था। जहां पर ये अंतर 5 या 6 का आया, तो मेंडलीव ने पाया कि अधिकांश दो तत्वों के परमाणु भारों के बीच में अंतर 2 या 3 का है। जहां पर 5 या 6 का है वहां जरूर कोई तत्व आएगा, क्योंकि बीच में जब तत्व आएगा तो अंतर उतना ही हो जाएगा 2 या 3 इकाई का। तो जहां पर अंतर 5 या 6 इकाई का था वहां पर मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी और आने वाले तत्व की भविष्यवाणी की। उसने कहा कि सामान्यतः अंतर 2 या 3 का है, जहां पर 5 और 6 का अंतर आ रहा है वहां कोई ना कोई तत्व आना चाहिए। तो मेंडलीव एक भविष्यवेता भी था, और उसने भविष्य बता दिया कि यहाँ खाली जगह छोड़ दी है मैंने, यहाँ आने वाले समय में कोई नया तत्व जरूर आएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं। क्रमागत 2 कर लेते हैं। 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भारों में अंतर 2 या 3 इकाई का था। जहां यह अंतर 5 या 6 इकाई था वहां मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़कर आने वाले तत्व की भविष्यवाणी उसने 3 तत्वों के नाम बताए। जैसे एक नाम उसने दिया एका बोरोन, बोरोन के बाद जगह खाली छोड़ी। एक उसने कहा एका एल्यूमिनियम, एक उसने बताया एका सिलिकॉन। इन तत्वों बोरोन के बाद वाले तत्व के लिए सॉरी जगह खाली छोड़ दी, उसको नाम दिया एका बोरोन। एल्यूमिनियम के बाद वाले तत्व की जगह खाली छोड़ दी, नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद वाले तत्व की जगह खाली छोड़ दी और उसको नाम दिया एका सिलिकॉन। बाद में एका बोरोन, बोरोन के बाद जो तत्व की खोज हुई वो था स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व की खोज हुई वो था गैलियम। एका सिलिकॉन जो मेंडलीव ने नाम दिया, अर्थात सिलिकॉन के बाद जो जगह खाली छोड़ी गई उसमें जो नया तत्व है वो कौन था? जर्मेनियम। तो इस प्रकार मेंडलीव ने आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी। एक इसकी मेन इंपॉर्टेंस ये है कि मेंडलीव ही वे प्रथम वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को सही ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जो वर्तमान में पढ़ी जाने वाली आधुनिक आवर्त सारणी का बेस बना। थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं। तो यदि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखें, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसको बोर्ड पर बना पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं बना नहीं पा रहा हूं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर शून्य ग्रुप बाद में जोड़ा गया है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा, छठवां और सातवां, ऐसे ये आवर्त है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां आवर्त, 7 आवर्त है। यदि आप इसको गौर से देखेंगे, मैं कैमरे के पास में इस बुक को लेके जा रहा हूँ, इसको आप अगर गौर से देखेंगे, देखो
तो पहला जो वर्ग है शून्य ग्रुप अगर छोड़े तो पहला जो वर्ग है इसमें देखो दो उपवर्ग है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, यहाँ सोडियम पोटेशियम है, कॉपर है, रुबिडियम है, ऑर्गन है। यानी पहले वर्ग में भी दो उपवर्ग है, ऐसे सेकंड वर्ग में भी देखो अलग अलग एलिमेंट की ये सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है। थर्ड में भी दो वर्ग है, फोर्थ में भी दो उपवर्ग है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवंथ में है। लेकिन आठवें में देखो देखो एक दो तीन, एक दो तीन, यानी आठवां जो वर्ग है इसमें कितने उपवर्ग है? तीन उपवर्ग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मूल आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ये जो लास्ट वाला शून्य ग्रुप है ये वर्तमान में जब मेंडलीव आवर्त सारणी के बाद जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई थी तो उसके बाद ये शून्य ग्रुप जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ग नंबर 1 से 7 तक दो उपवर्ग हैं तो 14 हो गए, और 8 में के तीन उपवर्ग हैं, 14 3 17, एक शून्य में ग्रुप, कुल वर्ग कितना हो गए? 18, और आवर्त कितने हैं? 7। खड़ी लाइनें वर्ग हैं और आड़ी लाइनें क्षैतिज खंड क्या है? आवर्त है। पिछले कई वैज्ञानिकों ने जो तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास था वो इतना सफल नहीं रहा जितना मेंडलीव का वर्गीकरण सफल हुआ। मेंडलीव की आवर्त सारणी नो डाउट बहुत ज्यादा यूजफुल रही, लेकिन इसमें कई जगह कमियां हैं। तो बात कर रहे हैं कमियों की या मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष की। तो मैं यहाँ हेडिंग मेंशन कर लेता हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। वो कहते हैं ना, कमियां निकालना आसान है, तुम अपनी खूबियों को पहचानो, कमियां तो लोग निकाल लेंगे। तुम अपना कदम आगे रखो, पीछे तो लोग खींचने के लिए है ना। तो कमियां तो निकालना आसान है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी यह थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई जगह आवर्त नियम का पालन नहीं हुआ। अर्थात क्योंकि मेंडलीव का आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था, कई जगह अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा गया और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रखा गया। तो पहला दोष यही है कि कई स्थानों पर मेंडलीव के आवर्त नियम का पालन नहीं हुआ। अर्थात अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा गया। आप आराम से मेंडलीव की आवर्त सारणी भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे ऑर्गन को रखा गया पोटेशियम से पहले, जबकि ऑर्गन का परमाणु भार पोटेशियम से अधिक होता है। पोटेशियम पहले आना चाहिए, ऑर्गन बाद में आना चाहिए। ऐसे ही कोबाल्ट को रखा गया निकल से पहले। कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से अधिक होता है, इसलिए कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, निकल को पहले आना चाहिए, लेकिन उल्टा रखा गया। ऐसे ही टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, जबकि टेलुरियम का परमाणु भार आयोडीन से अधिक होता है, ये बाद में आना चाहिए। तो इन तीन जगहों पर मेंडलीव के आवर्त नियम का पालन नहीं हुआ। ये तीन जगह ऐसी थी जहां पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा गया और कम वाले को बाद में। दूसरी कमी यह है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तीसरा एक आवर्त सारणी का दोष है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अलग से जगह दी गई है, लैंथेनाइड व
एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसा कि हमें पता है समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी समस्थानिकों को अलग जगह नहीं दी गई, क्योंकि आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार है। तो परमाणु भार के आधार पर एक तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों को अलग जगह देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। तो समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, तीनों का परमाणु भार भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगह देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। कई जगह पर असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखा गया, कई जगह पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग रखा गया। तो असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखा गया। जब गुण भिन्न है तो साथ रखने का कोई पर्पज होना ही नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे पहले वर्ग की जो धातुएं हैं जिनको बोलते हैं सार धातुएं, तो सार धातु के साथ रखा गया कॉपर को, सिल्वर को और गोल्ड को, जबकि इनके गुणों में भिन्नता होती है। और नंबर लास्ट, समान गुणों वाले तत्वों को अलग वर्ग में रखा गया। यहां पर सात का मतलब है एक ही वर्ग में, ऐसा नहीं आप ये नहीं समझ ले कि एक ही जगह। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि समान गुणों वाले तत्वों को अलग वर्गों में रखा गया। जैसे कॉपर और मरकरी के गुणों में समानता है, लेकिन इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया। और गोल्ड व प्लेटिनम के गुणों में समानता है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष या कमियां हैं। समान गुणों वाले तत्वों को अलग वर्ग में रखा गया, असमान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनको अलग जगह नहीं दी गई, कई जगहों पर आवर्त नियम का पालन नहीं हुआ, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन कमियों के मद्देनजर ही जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसकी नींव रखी गई। और अगर मैं ओवरऑल कहूं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। इसी के आधार पर हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मेरी वीडियोस यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें वीडियोस को। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।